राहुल गांधी बोलते रहे कि इंडिया गठबंधन के साथ ही हरियाणा चुनाव लड़ना चाहिए, मगर ये हो नहीं पाया। तो क्यों नहीं हो पाया? आखिर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की बात हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर क्यों नहीं बन पाई? कल देर रात तक भी एक कोशिश की जाती रही, कुछ सीटों पे, करीब 9 सीटों पर नाम होल्ड पर रखे गए। उसके बावजूद देर रात तक बात क्यों नहीं बनी, बात क्यों अटकी, इसके बारे में समझेंगे। साथ ही ये समझेंगे कि जो लिस्ट अब पूरी कंप्लीट आ गई है 90 सीटों पर कांग्रेस की, उस पर किसकी चली। कहा जा रहा है हुड्डा साहब की ज़्यादा चली, भूपेंद्र हुड्डा की, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री 10 साल रहे हरियाणा में, उनकी चली है। और इस पूरे विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे वरिष्ठ साथी कुमार विक्रांत जी जुड़ेंगे। विक्रांत जी, सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूँगा कि आखिर क्यों नहीं हो पाया ये गठबंधन आम आदमी पार्टी का और कांग्रेस का, जबकि राहुल गांधी लगातार दुहाई दे रहे थे कि साथ आकर चुनाव लड़ना चाहिए। ये देखिए, इसकी 3 बड़ी वजहें हैं। पहली तो ये कि कांग्रेस पार्टी 5 से ज़्यादा सीटें को देने को तैयार नहीं थी, और 5 सीटें वो थी जो शहरी सीटें थी, जहां कांग्रेस को लगता है कि बीजेपी टक्कर दे रही है या वहां पर कांग्रेस थोड़ी कमज़ोर है। दूसरी अहम बात ये थी कि जो आम आदमी पार्टी थी वो ग्रामीण सीटें चाह रही थी, और खासकर एक कलायत सीट है जहां से हिसार से सांसद जेपी अपने बेटे के लिए टिकट मांग रहे थे, हालांकि उनको मिल भी गया है। वो कलायत सीट एक पत्रकार से नेता बने अनुराग ढांढा के लिए केजरीवाल मांग रहे थे, आम आदमी पार्टी मांग रही थी। वो बहुत करीबी हैं अरविंद केजरीवाल के। तो और तीसरी अहम बात यह है कि कांग्रेस पार्टी को ये मानना था कि हमने बड़ा दल होने के नाते एक कोशिश की है। हम ये चाहते थे कि गठबंधन हो, हमने कोशिश करते हुए हम दिखे, हमने पूरी ईमानदारी से कोशिश करी। अब नहीं हो पाया तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? एक संदेश देने की कोशिश कि राहुल गांधी बतौर नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस पार्टी सबसे बड़े दल के रूप में सबको साथ लेकर चलना चाहती है। इसीलिए एक सीट भिवानी की वो सीपीएम को दी गई है, ये संदेश देने के लिए। और दूसरी अहम बात यह कि समाजवादी पार्टी और एनसीपी से जब चर्चा हुई है तो एक एक सीट देने की बात थी, और दोनों बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं थे। दूसरा ये भी था कि समाजवादी पार्टी और एनसीपी का जो चुनाव निशान है वो हरियाणा में ज़्यादा प्रचलित नहीं है, और ऐसे में ऐन मौके पर नए सिंबल, यानी समाजवादी पार्टी के सिंबल पर, एनसीपी के सिंबल पर कोई चुनाव लड़ता तो कहीं उसका नुकसान ना हो जाए। इसी के चलते आखिर में ये बात हुई कि समाजवादी पार्टी को इसकी भरपाई महाराष्ट्र के चुनाव में मुंबई में सीटें देकर की जाएगी। तो कुछ इस तरीके से ये मामला चला। हालांकि देर रात तक कांग्रेस पार्टी ने कुल मिलाकर पहले की सूची और बाद की सूची जोड़े तो 81 सीटें घोषित कर दी तकरीबन 12 साढ़े 12 बजे। उसके बाद भी 9 सीटें रोक कर रखी, जिसके बाद आखिरी दौर की कोशिश हुई, लेकिन तब तक आम आदमी पार्टी अपने बहुत लोगों को टिकट दे चुकी थी, और उसके बाद जो है बात पटरी पर नहीं लौट पाई, जिसके बाद आहिस्ता आहिस्ता करके 90 में से 89 सीटें कांग्रेस ने अपने सिंबल पर घोषित कर दी। बिल्कुल घोषित कर दी। जो रात की कोशिश वाली आप बात कह रहे हैं, जो 9 सीटें रोक के रखी गई थी, इसको लेकर कल रात में क्या हुआ? क्योंकि भाई आज तो नामांकन का आखिरी दिन था, अब सब नामांकन हो भी गए, दिन में जो बची 9 लोगों की लिस्ट थी वो भी सामने आ गई। रात को अंतिम क्या कोशिश हो रही थी, किसकी तरफ से कोशिश हो रही थी? आम आदमी पार्टी से कांग्रेस में कौन बात कर रहा था, क्या हुआ है? देखिए, केसी वेणुगोपाल कांग्रेस पार्टी से और आम आदमी पार्टी से राघव चड्ढा ये बातचीत कर रहे थे। दीपक वरिया की तबीयत खराब हो गई थी, इसके चलते एक कोशिश ये थी, लेकिन उसके बाद आम आदमी पार्टी की ओर से भी कहा गया कि देखिए, हम कलायत को वापस ले नहीं सकते, हम वहाँ से जरूर लड़ेंगे, और जिन लोगों ने नामांकन दाखिल कर दिया है उन सभी को हम वापस लेने को नहीं कह सकते। हमारे कई लोगों ने नामांकन दाखिल भी कर दिया है। तो अब वो सूरत बनती नहीं दिख रही है, जिसके बाद कांग्रेस पार्टी ने फिर भी इंतजार किया। वो, जैसा मैंने कहा, वो एक संदेश देते रहना चाह रही थी कि वो आखिरी तक कोशिश कर रही है कि गठबंधन हो जाए, जिससे भविष्य में ये संदेश जाए कि बतौर नेता प्रतिपक्ष और सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते कांग्रेस पार्टी सब छोटे छोटे दलों को साथ लेकर चलने की बात करती है, और वो करती हुई दिखाई भी दे रही थी। बिल्कुल, आपने बोला कि संदेश देना एक बड़ा मोटिव था इसके पूरी कवायद की गई उसके पीछे, और इसीलिए आखिरी तक कांग्रेस ने दिखाने का प्रयास किया कि हम आखिर तक चाहते थे कि हमें साथ मिले आम आदमी पार्टी का, मगर क्योंकि ज़्यादा सीटों पर घोषणाएं हो चुकी थी, इसलिए आम आदमी पार्टी नहीं मानी, सीटों को लेकर भी बातचीत नहीं बन पाई। अब क्योंकि अब तो ये पूरा विषय गुजर गया, अब बात होगी कि आम आदमी पार्टी जब लड़ रही है, ज़्यादातर सीटों पर लड़ रही है, प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं, तो आम आदमी पार्टी किसका नुकसान करेगी? आप कांग्रेस के तमाम नेताओं से मिल रहे होंगे, हरियाणा के नेताओं से आप बातचीत कर रहे होंगे। आम आदमी पार्टी अब जब नामांकन हो चुके हैं, तब किसके लिए ज़्यादा बड़ा खतरा है? कांग्रेस के लिए, जैसा कि गुजरात में हुआ था, या बीजेपी के लिए?
जी देखिए, कांग्रेस के नेता तो यही कह रहे हैं कि हरियाणा में इस बार सीधी लड़ाई कांग्रेस और भाजपा की है, बाकी दल बहुत ज़्यादा नहीं रेस में हैं। और दूसरी बात यह है कि उनका कहना है कि कुछ सीटें ऐसी हो सकती हैं, 2, 3, 4 सीटें जहां पर कि आम आदमी पार्टी नुकसान कर सकती है। दिल्ली से लगी हुई जो सीटें हैं या जो सीटें पंजाब से लगी हुई जहां आम आदमी पार्टी की सरकार है। उसके अलावा उनका कहना है कि कई जगह ऐसी शहरी सीटें भी होंगी जहां आम आदमी पार्टी कांग्रेस से ज़्यादा बीजेपी का नुकसान करेगी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जिस समुदाय से आते हैं, बनिया समाज से आते हैं और वो हरियाणा से ही आते हैं, तो वो समुदाय का वोट जो है वो बीजेपी के साथ ज़्यादा रहता है। तो ऐसे में शहरी सीटों पर आम आदमी पार्टी बीजेपी का भी नुकसान करेगी। और दूसरा उनका ये भी कहना है कि बहुत ज़्यादा वोट नहीं ले पाएगी, क्योंकि वहाँ पर आमने सामने की लड़ाई है कांग्रेस और बीजेपी के बीच में, और वही लड़ाई आगे और कांटे की होती जाएगी, जिसमें कि बाकी जो दल हैं वो उनकी जो ताकत है वो या हैसियत है वो घटती चली जाएगी। बिल्कुल ठीक कहा आपने। बाकी एक शोध का विषय है कि आखिर किसका नुकसान आम आदमी पार्टी करने वाली है, और इस शोध का जो अंतिम निर्णय है वो तो जाहिर सी बात है कि 8 तारीख को जब नतीजे आएंगे तभी सामने आएगा। शोध का विषय एक और है, जो लिस्ट अब पूरी कांग्रेस के सामने आ गई है उसमें चली किसकी, ज़्यादा किसके लोगों को एडजस्ट किया गया। चर्चा ये है राजनीतिक जानकारों के बीच कि भाई करीब 71-72 प्रत्याशी 90 में ऐसे हैं जो भूपेंद्र हुड्डा के करीबी बताए जा रहे हैं। 8-9 प्रत्याशी ऐसे हैं जो कुमारी शैलजा के, बाकी लोगों के हिस्से में रणदीप सुरजेवाला हो, उनके पुत्र को सीट मिल गई है, एक आध जगह उनकी और चली है, ज़्यादा अहमियत नहीं दी गई। इसके पीछे क्या कवायद, जो लिस्ट आपने पूरी देखी होगी, बातचीत की होगी, कैसे देख रहे हैं किसकी ज़्यादा चली और क्यों चली? देखिए, इसमें कोई बहुत बड़ा छुपाने वाली कोई बात है ही नहीं। डे 1 से हुड्डा की लगातार चलती आ रही है। और खासकर मैं आपको बताऊं कि पिछले चुनाव में जब हुड्डा पर नकेल कसने की कोशिश की गई और तमाम जो सर्वे आए थे और उन्होंने कहा कि बीजेपी की सीटें 75 पार आ रही हैं, कांग्रेस की सीटें, बहुत लोगों ने कहा, कई सर्वे ऐसे आए कि 10 से नीचे आ रही हैं, और उसके बाद आखिर वक्त में हुड्डा को कमान सौंपी गई और कहा गया कि इतनी बुरी हालत है तो आप ही देखिए। और उस वक्त में हुड्डा ने पूरा जब आखिरी वक्त में जोर लगाया और अचानक कांग्रेस की सीटें आई 31 और बीजेपी की आई 40 और बहुमत का आंकड़ा था 45, तो उसके बाद में आलाकमान ने एक चुनाव में हुड्डा पर पूरा भरोसा जताया और हुड्डा की बातें काफ़ी मानी गई हैं। इसी के चलते आप देखिए लगातार कुमारी शैलजा का अपना यात्रा निकल रही थी उनकी अपनी, और दीपेंद्र हुड्डा अपनी यात्रा निकाल रहे थे। दीपेंद्र हुड्डा की यात्रा में शैलजा और सुरजेवाला नहीं जा रहे थे, सुरजेवाला और शैलजा की यात्राओं में दीपेंद्र हुड्डा या उदय भान जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो हुड्डा के करीबी हैं, वो नहीं जा रहे थे। आलम यह था कि दीपक बावरिया पर इल्ज़ाम लगाते हुए कुमारी शैलजा और सुरजेवाला ने आलाकमान से, राहुल गांधी से, खड़गे से कई बार शिकायत करी कि दीपक बावरिया पार्टी बन गए हैं, वो हुड्डा की ही सुन रहे हैं। और दीपक बावरिया कहते थे कि मैं प्रभारी हूं, उसके बावजूद कुमारी शैलजा और रणदीप सुरजेवाला मेरा फ़ोन नहीं उठाते, और दोनों राष्ट्रीय महासचिव हैं, तो मैं क्या करूं। तो ये सारा विवाद लगातार चलता रहा। और कहीं ना कहीं ये एहसास रणदीप सुरजेवाला और कुमारी शैलजा को भी था कि चूंकि 10 साल हुड्डा मुख्यमंत्री रहे, उनके पास समर्थक ज़्यादा हैं और उनके पास तमाम तरह का जो सियासत में ज़रूरी चीज़ें होती हैं वो उनके पास अच्छे तरीके से संसाधनों की बात कर रहे हैं इस संसाधन ज़्यादा हैं, इसीलिए उनके पास जो लोग हैं वो ज़्यादा हैं। लेकिन उसी के बाद अगर आप याद करें, कुमारी शैलजा ने जो हमको इंटरव्यू दिया उसमें ये बात कही कि 2004 को याद करिए, उस वक्त भी भजन लाल उस वक्त सबसे बड़े नेता माने जा रहे थे, कहा जा रहा सबसे ज़्यादा सीटें उनको, उनके समर्थकों को मिली हैं, और वो विधायक भी कभी चुनाव लड़े, जीते भी। लेकिन जब नतीजे आए तो उसके बाद भजन लाल सीएम नहीं बने, भूपेंद्र हुड्डा जो विधायक भी नहीं थे, सांसद थे, वो सीएम बन गए। तो कहीं ना कहीं इसीलिए, और आलाकमान ने भी कह दिया है कि कोई किसी को भी टिकट मिली हो, जब वो जीत कर आएगा तो कांग्रेस का विधायक होगा और कांग्रेस के विधायकों की राय लेकर मुख्यमंत्री का फैसला होगा। फिलहाल सामूहिक नेतृत्व में पार्टी चुनाव में जाएगी, कोई मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं होगा। तो अभी की स्थिति ये है। लेकिन ये बात सही है कि हुड्डा समर्थकों को सबसे ज़्यादा टिकटें मिली है, तकरीबन 70 सीटें हुड्डा समर्थकों को मिली है। बिल्कुल, ज़्यादा समर्थक चुने गए हैं टिकट के तौर पर, प्रत्याशी के तौर पर हुड्डा की करीबी ही। और जो आप बोल रहे थे कि सामूहिक नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा, तो मैं एक बाइट भी सुन रहा था भूपेंद्र हुड्डा की, जिसमें वो एक पत्रकार से कह भी रहे थे कि विधायक दल तय करेगा चुनाव के बाद, जब नतीजे आ जाएंगे, अगर उनको बहुमत मिलता है तो कौन बनेगा मुख्यमंत्री। हालांकि काफ़ी चीज़ें जाहिर हैं, मगर जब नतीजे आएंगे उसके बाद चीज़ें क्लियर होंगी। एक चर्चा और हो रही है, जब बीजेपी के 67 टिकटें जारी हुई थी, पहली लिस्ट आई थी, उसके बाद बगावत सी देखी गई
पूरे प्रदेश में बीजेपी काडर के अंदर। अब वैसी ही बगावत आज देखी गई कांग्रेस के अंदर भी। तमाम नेता छोड़ रहे हैं, इस्तीफा दे रहे हैं। कई जगहों से, करीब 8-9 जगहों से तो निर्दलीय नामांकन भी कांग्रेस नेताओं की तरफ से कर दिया गया है। तो जो आप कल कह रहे थे कि आम आदमी पार्टी को मौका न मिले बागियों को लेने का, वो तो अभी दूसरी तरह से भी भारी पड़ रहा है कि कई जगह निर्दलीय नॉमिनेशन हो गए कांग्रेस के नेताओं के जो टिकट मांग रहे थे। तो कांग्रेस इसको कैसे हैंडल करेगी? देखिए, कांग्रेस पार्टी को ये लगता है कि जैसा मैंने आपसे कहा कि उसको लगता है लड़ाई आर पार की है, कांग्रेस और बीजेपी की लड़ाई है। ऐसे में जो बाकी दल के नेता हैं या उम्मीदवार हैं या निर्दलीय उम्मीदवार हैं, उनका बहुत ज़्यादा असर होने वाला नहीं है। लेकिन उसके बाद भी कांग्रेस पार्टी की अभी कोशिश ये रहेगी कि नामांकन वापसी के दिन तक ऐसे नेताओं को समझाया जाए, मनाया जाए और ये सर्वे दिखाए जाए, बताया जाए कि जो हमारे सर्वे हैं उसमें कांग्रेस पार्टी की सरकार आ रही है और जब हमारा राज आएगा तो हम आपको कहीं चेयरमैन, कहीं कोई पद दे देंगे। तो ये सारी चीज़ें ऑफर की जाएंगी। अभी मनाने का दौर चलेगा। लेकिन इसीलिए मैंने कहा कि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने नामांकन जिस दिन होना है उस दिन रात में 12:30 बजे, यानी आप कहें कि अब तो उसी दिन हो गया कि जिस दिन नामांकन होना की आखिरी तारीख है, उसी दिन कांग्रेस पार्टी ने सूची जारी करनी शुरू करी और सुबह तक सूची जारी होती रही। तो आप कह सकते हैं कांग्रेस पार्टी की तैयारी यही थी कि कम से कम लोग इधर उधर जा पाएं या किसी और के टिकट पर या निर्दलीय होकर नामांकन भर पाएं। हालांकि नेता नेता होता है, अगर वो मन में ठान के बैठा होता है तो सारी तैयारियां भी करके रखता है। और ऐसे ही जैसे बागी आपने बताया कि उन लोगों ने नॉमिनेशन फाइल किया, लेकिन पहली कोशिश रहेगी कि उनको समझाया बुझाया जाए। उसके लिए नेताओं की टीम कौन किसके करीब है उस लिहाज से कोशिशें तेज कर दी गई। बिल्कुल, कोशिशें जारी रहेंगी। कोशिशें दोनों ही तरफ से, जो तमाम पार्टियां हैं, राजनीतिक पार्टियां हरियाणा की, सभी की तरफ से जारी हैं। और अब चुनाव बिल्कुल अपने पीक की तरफ बढ़ेगा क्योंकि सभी प्रत्याशी डिक्लेयर हो गए हैं, नॉमिनेशन सबने कर दिया है। अब चुनाव आयोग प्रक्रिया आगे बढ़ाएगा। विक्रांत जी, आपने तमाम जानकारियां दी, कुछ बताना चाह रहे हैं आप क्या? एक दिलचस्प बात और है जी। एक दिलचस्प बात और हाँ, एक बड़ी दिलचस्प बात यह है कि स्क्रीनिंग कमेटी ने 2 नियम बनाए थे। एक तो ये कि हम किसी भी सांसद को टिकट नहीं देंगे। तो कुमारी शैलजा जो कि लोकसभा की सांसद हैं, रणदीप सुरजेवाला जो कि राज्यसभा के सांसद हैं, दोनों ही चाहते थे कि हम चुनाव लड़ें। और उन्होंने कहा कि स्क्रीनिंग कमेटी ने फैसला कर लिया, लेकिन हमारा फैसला आलाकमान करे। तो आलाकमान ने फैसला किया और दोनों को टिकट नहीं मिली है। रणदीप सुरजेवाला के बेटे को कैथल से आदित्य को टिकट मिल गई है, लेकिन दोनों को यह भी समझा दिया गया है कि विधायक बनना जरूरी नहीं मुख्यमंत्री बनने के लिए। और दूसरा फैसला किया गया था कि लगातार 2 बार जो हारा हुआ है उसको टिकट नहीं मिलेगा। लेकिन राहुल गांधी के बहुत करीबी हैं, एआईसीसी के अभी तक सेक्रेटरी भी रहे, वीरेंद्र राठौर, 3 बार लगातार वो चुनाव हार चुके हैं। हालांकि उनके समर्थक ये आरोप लगाते हैं कि वो जीतते जब वो चूंकि हुड्डा के समर्थक हैं इसलिए आखिरी में उनको चुनाव हरवा दिया जाता है चंद वोटों से, क्योंकि राहुल गांधी के बहुत ज़्यादा करीबी हैं वो। उनको 3 बार हारने के बावजूद टिकट दे दिया गया है। इसीलिए शायद शास्त्रों में कहा गया है कि नियम टूटने के लिए ही बनते हैं, तो कांग्रेस कैसे उससे अछूती रह जाती, इसीलिए ये नियम टूटे हैं। एक नियम हालांकि नहीं टूटा कि सांसदों को नहीं लड़ाया जाएगा, मगर जो दो बार हारे प्रत्याशी वाली बात थी वो नियम टूटा है। कुमार विक्रांत जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। बाकी हरियाणा चुनाव है, लेकिन सांसदों के बेटों को और उनकी पत्नी को टिकट मिल गया है। जी, ये तो है। रणदीप सुरजेवाला के सांसदों को नहीं मिला, लेकिन हिसार से जेपी जो सांसद हैं उनके बेटे को मिल गया, रणदीप सुरजेवाला के बेटे को मिल गया, वरुण मुलाना जो सांसद है अम्बाला से उनकी पत्नी, धर्मपत्नी को भी टिकट मिला। बिल्कुल, इसीलिए परिवारवाद पर बहस जी जीतने के लिए होते हैं, भले टूट जाएं। बिल्कुल, अंत में ये देखा जाता है कौन जीत सकता है, और परिवारवाद की जो बहस चलती रहती है उस पर फिर ये विनिंग एबिलिटी भारी पड़ जाती है। बाकी जनता है, जनता फैसला करेगी कि कौन सा फैसला सही था, कौन सा गलत था। हरियाणा चुनाव को लेकर लगातार हम नज़र बनाए हुए हैं। जो भी चीज़ें आ रही हैं वो आप तक हम ऐसे ही पहुंचाते रहेंगे। आप देखते रहिए TV9 डिजिटल। शुक्रिया।